नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे चमोली की खबर के साथ। चमोली के रैनी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से लोगों की तलाश की जा रही है और ऐसे में लगातार 5वें दिन भी ये बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है। लोगों के बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम भी चमोली में जो टनल है उस टनल से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर उन्हें बाहर निकाला जा सके किसी भी तरीके से। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही हैं हमारे फोर्सेस। तो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, साथ ही साथ हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे आईटीबीपी के जवान भी लगातार इतने दिनों से यानी 5 दिनों से लगातार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक भी जिंदगी इस टनल के बाहर से बचाई जा सकती है तो बेहद कीमती वो जिंदगी मानी जाएगी। और ऐसे में इसी वजह से लगातार मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। चमोली की रानी में ये जो टनल बताया जा रहा है, लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। तो ड्रोन की मदद से लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। इस बीच चमोली में 5वें दिन रेस्क्यू जारी है और रैनी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। 5 दिनों से तपोवन टनल में फंसे हैं 30 से ज्यादा मजदूर, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लगातार ये राहत बचाव कार्य आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अपना काम कर रहे हैं। जवानों का रेस्क्यू कार्य लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे में जो त्रासदी हुई उत्तराखंड में, जिसके बाद से लोगों को बचाने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो 5 दिन अब तक बीत चुके हैं और जिन भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है उन्हें बाहर निकालने के लिए हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं। तो चमोली में सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई गांवों को जोड़ने वाली पुल भी सैलाब में समा गई, जिससे कई गांवों से संपर्क टूट गया। हालांकि अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मिलकर पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ सके। साथ ही जिंदगी की तलाश भी जारी है। कैसे जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस पर ग्राउंड जीरो से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं, सर्च ऑपरेशन में लगी हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी भी 170 से ज़्यादा लोग कागजों में मिसिंग हैं और उनके अपने उन्हें खोजते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ जहां सारी एजेंसियां इसको लेकर के सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, वहीं स्टेट ड्रोन एजेंसी भी अपने तरीके से ड्रोन के जरिए उन तमाम इलाकों में जहां पर अभी भी रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां पर उसके ड्रोन के जरिए, आप ये देखिए, ये पूरा ये ड्रोन कैमरे हैं और ड्रोन कैमरों के जरिए उन तमाम एरियाज में ये लोग इस ड्रोन लेकर के जाते हैं और वहां से निकाल के लाते हैं और वो तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलबे के आसपास के इलाके में कोई डेड बॉडी हो, कोई व्यक्ति अभी भी दबा हो, अभी भी कोई जीवन की संभावना हो। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्यान है और मैं स्टेट ड्रोन एजेंसी आईटीडीए से हूँ। हाँ। दरअसल आप लोग इस वक्त किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या आपकी भूमिका है यहाँ पर? बेसिकली अभी जो आप नीचे एरिया देख रहे होगे वो पूरा मड से फिल हो चुका है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप धंस सकते हैं, वहाँ पूरा मलबा है। तो एक ड्रोन ही ऐसा मात्र एक जरिया है जो रेस्क्यू कर सकता है। अभी नीचे एक टनल है जहाँ पे संभावना है लोगों के फंसे होने की। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टनल के अंदर अपना ड्रोन ले जाए। बाकी हमने कुछ शॉट्स लिए, अभी तक तो विजुअल्स क्लियर है, लेकिन आगे हम अभी रिवर बेड के अलोंग कंटिन्यू करेंगे अपना ऑपरेशंस। आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से आप लोग ये ड्रोन को लेकर के जाते, चूंकि इतना मलबा ऊपर पड़ा हुआ है, दबा हुआ है, तो ये कैसे, ये बेहद ही टिपिकल टास्क है जो है, तो वहाँ तक लेकर के जाना, वहाँ के विजुअल्स को जो है कलेक्ट करना एक टिपिकल टास्क। अभी तक आपको कुछ संभावना नजर आई कि आपको लगता कि इसके जरिए से अगर कुछ ऐसी जगह पर जहाँ भी रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुँच पाए वहाँ पहुँच सकते हैं? जी सर, बेसिकली हमने पूरा रिवर बेड के अलोंग ड्रोन्स फ्लाई किए हैं, यहाँ पे भी, और जो मेन डैम है टनल के अलोंग वहाँ भी किए हैं। यहाँ पे भी एक सुरंग है, वहाँ भी हमने कल भी लिया था, आज भी लिया है और फोर्सेस के साथ हम मिलके जितना हेल्प कर सकें हम हेल्प कर रहे हैं।
सर एक चीज अभी जैसे 2 दिन पहले इसी टनल पर एक लोकेशन ट्रैक हुई थी कि एक मोबाइल रिंग बज रही थी, लेकिन उसके बाद जब सेना के जवान अंदर दाखिल हुए तो वो वहाँ पर कुछ भी मिला नहीं। क्या उसमें आप लोग यूजफुल हो सकते हैं वहाँ पर उस एक्टिविटीज को कैप्चर करने में? बेसिकली अभी जो मैंने पूछा है यहाँ कंपनी के लोगों से, यहाँ पे एक जनरेटर है जहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा था जब फ्लड आई है। तो बेसिकली अभी हम लोगों की वहीं की वीडियोस बना रहे हैं। अगर वहाँ पे मूवमेंट था तो जाहिर सी बात है उसके नीचे मलबे में कोई दबावा हो सकता है। तो वहाँ तक पहुँचने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल तो सर। कैसे मलबे के बीच में ये क्या कोई रिमोट सेंसिंग डिवाइस भी आप लोग के पास है क्या, जिसके जरिए से आप कुछ अंदर तक अगर जो है उसको भी कैप्चर कर सकते हो? बेसिकली जितने भी हम लोग फोटोज़ कैप्चर कर रहे हैं ये जियो टैग फोटोज़ होते हैं। जहाँ की भी आपको फोटोज़ दिखेगी वहाँ के लेट लॉन्ग आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। ओके। सो अगर आपको कोई सस्पेक्ट मिलता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, आप वहाँ के लेट लॉन्ग ट्रैक करके आप उस लोकेशन में पिन पॉइंट मार्क कर सकते हैं और फोर्सेस को कर सकते हैं कि आप फोर्सेस उसी जगह की खुदाई करें। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, यूँ तो टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत अपग्रेडेड हैं, बावजूद इसके हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि अगर मोबाइल की लोकेशन ट्रैक हो रही है लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट ट्रैक नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हम वहाँ से किसी को रेस्क्यू किया जा सके या वहाँ तक जो है राहत दल को पहुँचाया जा सके, उसमें आप लोगों को लगता है आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी है या आप लोग के अपग्रेडेड ये सेंसिंग डिवाइस हैं, क्या ये कुछ यूजफुल हो पाएंगी? सर बिल्कुल हो सकते हैं, ड्रोन्स काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। बेसिकली वही मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे अभी लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। दलदल वाला एरिया है, जैसे ही कोई जाएगा नीचे धंस सकता है, क्योंकि आप जगह देख रहे होगे यहाँ पे कुछ भी चीज़ सॉलिड नहीं है। क्योंकि अभी हम जिस चीज़ के ऊपर खड़े हैं ये भी एक इनका गेस्ट हाउस था, तो अभी कुछ आशंका नहीं है। यहाँ क्रेन्स चल रहे हैं, इनका भी ये नहीं कह सकते कब नीचे धंस जाए, क्योंकि ये 20 मीटर्स डेप्थ है अभी यहाँ पे। टनल पे आप लोगों ने टनल पे फोकस किया है, आपको कुछ ऐसा मूवमेंट, कुछ ऐसा आपको समझ में आया कि उसमें लोग अगर फंसे हो सकते हैं या कुछ ऐसी जानकारी जो लोगों के लिए कारगर हो? सर एक्चुअली जब टनल के अगर आप देखेंगे तो मलबा काफ़ी फीट तक है, 20 फीट तक टनल में मलबा फंसा हुआ है। तो ऐसी सेंसिंग डिवाइसेस का हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और आ सके जिससे हम अंदर तक सुरंग के जा सकें, और ड्रोन की मदद से हम पहले ड्रोन को भेजेंगे, उसका विजुअल्स लेंगे और उसके बाद फोर्सेस को अंदर भेजें। बाकी तो कल इसमें मैं कुछ जी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी परसों हमारी आगे 9 विलेजेस हैं, उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी। तो परसों हमने ड्रोन की जगह एक ऑपरेशन किया जो कि इंडिया में पहली बार हुआ है। हमने नायलॉन फाइबर लिया, नायलॉन थ्रेड, उससे लेके ऑप्टिकल फाइबर रिवर क्रॉस कराई है। तो उससे जो कि आप देख सकते हैं आगे की 9 से 10 विलेजेस है, उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रोन वो कनेक्टिविटी 2 घंटे में रिस्टोर हो गई है। तो वो ऑपरेशन हम परसों कर चुके हैं। सो हम लोग फोर्सेस के साथ अभी लगातार लगे हुए हैं 24/7, जो वहाँ पे ड्रोन की यूज़फुल है। टनल के अंदर कुछ विजुअल्स आपके ऐसे वो हो तो अगर आप रखिए, अगर दिखाना चाहें कि उसमें किस तरीके से जी उधर सूरज पड़ रहा है। हाँ ऐसे जी, ये आपका टनल एरिया है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये पूरा सरिया निकले हुए हैं बाहर। ये सर आप रोशनी देख पा रहे होगे यहाँ पे दूसरी तरफ। तो ये अभी जैसा दिख रहा है हमें, जो भी मड आया है इसके अंदर नहीं आया अभी। तो अभी इसके अंदर हमें आशंका लग रही है कि कोई ना कोई बॉडीज हो सकती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे टनल के अंदर ड्रोन ले जाने की। क्या कुछ ये भी पता चल पाएगा ऑक्सीजन इसके अंदर है या नहीं है, ये भी कुछ जानकारी मिल सकती है क्या? सर ये तो अभी नहीं सकती है, लेटर ऑन जैसे जैसे हमारा मलबा हटेगा फिर हम लोग ऑक्सीजन, जो हमारी टीम है एनडीआरएफ एसडीआरएफ, वो इस चीज़ के ऊपर काम करेगी, ऑक्सीजन और हार्ट बीट सेंस करेगी। उनके पास डिवाइसेस हैं। बिल्कुल, तो ये बेहद ही कारगर टेक्निक हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रिमोट सेंसिंग डिवाइस के जरिए जो है मलबे के नीचे जीवन तलाशने की कोशिश है, इसके साथ ही ये बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जिसके जरिए कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से उन तमाम इलाकों में अभी पहुंचा जाए जहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई हैं, और उसमें ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। तो कोशिशें हर तरीके से हो रही हैं कि हर उस जगह पर पहुंच करके अगर किसी जगह पर कहीं भी जीवन शेष है तो उसे वापस लाया जाए, या फिर कम से कम अगर डेड बॉडी मिल रही है तो डेड बॉडी को ही उनके परिजनों तक सौंप। तो तपोवन टनल में राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तपोवन टनल पहुंची है, राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया है उन्होंने। तो राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए गए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य
तपोवन टनल पहुंची है, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए यहां राज्यपाल खुद पहुंच गई, तो राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तपोवन टनल में जिस तरीके से मलबे की वजह से कहा जा रहा है कि अभी भी कई जिंदगियां फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तपोवन टनल पहुंची, जहां पर उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे ब्रिजेश कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है। अगर इस वक्त हम तपोवन की बात करें तो तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आज 5वें दिन जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि टनल के अंदर दाखिल होकर के अब जो मेन टनल है, जहां पर लोगों के फंसे होने की संभावना है, अब उस टनल को ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करने के बाद वहां पर ये इस बात को देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या कितने दूर तक जो है मलबा है और उसके बाद कहां पर लोग फंसे हो सकते हैं। उसके लिए जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं वो उस ड्रिल करने के बाद वो जगह बनाई जाएगी, वहां से हाई डेफिनेशन कैमरों को अंदर भेजा जाएगा। लेकिन आज एक और अपग्रेड है, मैं आपको जरा सा कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल ये देखिए ये तपोवन टनल, ये जो पूरी तरीके से जो है ये बर्बाद हो गया और उसके बाद ये आपको जो ऊपर टनल दिखाई दे रही है, दरअसल ये वही टनल है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो रेस्क्यू टीमें संघर्ष कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आप ये तस्वीर देखिए, अब आज एनडीआरएफ की टीमें इस टनल के ऊपर मलबे में यहां पर पहुंची हैं और आप जो येलो कलर की कुछ तस्वीरें, चूंकि ये काफी दूरी पर है इसलिए हो सकता तस्वीरें आपको बहुत स्पष्ट ना दिखाई दे, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से अब इस टनल के ऊपर जो पूरा दलदल है, ये पूरा उसको तलाशने की, वहां पर शवों को तलाशने की कोशिश हो रही है। दरअसल कल हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से इसी डैम के ऊपर से बहते हुए लोग दिखाई दिए थे कि इसी डैम से लोग जो है जलजला जब आया पूरा, तो इस डैम के ऊपर लगभग 10 से 15 लोग जो है डैम के ऊपर थे और वो इसमें से 7 लोग एक साथ बहते हुए इसी कोने में बह करके आने की संभावना है। और यही वजह है कि टनल के ऊपर अब एनडीआरएफ की ये पूरी जो रेस्क्यू टीमें हैं, सर्च टीमें हैं, वो सर्च कर रही हैं। आप अगर उन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से दलदल में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो बाकायदा सर्च कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बगल में जो दलदल है उस दलदल में डाल करके जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ लोग फंसे हों। तो पूरी तरीके से एक एक जगह को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि इस तपोवन टनल से 150 से ज्यादा लोग यहां से अभी भी गायब हैं और सबसे जो कैजुअलिटी सबसे बड़ी वो इसी तपोवन टनल में होने की संभावना है, क्योंकि अभी 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो अंदर इसके टनल के फंसे होने की बात है। लेकिन जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया, उस वक्त इसी टनल पर, इसी टनल के ऊपर जहां पर इस समय आपको एनडीआरएफ का रेस्क्यू दस्ता आपको दिखाई देगा, इसी जगह पर लगभग 100 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो यहां पर काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो लेबर थी वो यहां पर काम कर रही थी। और उसके बाद सैलाब आया तो किसी को भागने के लिए जगह ही नहीं मिली, क्योंकि देखिए इस तरफ जो बाएं तरफ आपको ये पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के अंदर टनल है और इस टनल से फिर इसके अंदर जाने के रास्ते हैं, तो इतना किसी के पास समय ही नहीं मिला कि कोई यहां से भाग पाता। ऐसे में जो जब जलजला आया, इस जलजले में जो लोग बहे वो यहीं इसी दलदल में जाकर के फंसे होंगे, यहीं पर उनके जो है दबे होने की संभावना है। और यही वजह है कि अब एक तरफ जहां जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही टनल के अंदर, किस तरीके से जाकर के वहां फंसे हुए लोगों को, अगर वो अभी तक जीवित हों तो उन्हें बाहर निकाला जाए या फिर लोकेशन ट्रैक किया जाए, तो एक तरफ वो जद्दोजहद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ का दस्ता अब इसके ऊपर यानी टनल के ऊपर जो मलबा है उसमें खोजने की कोशिश कर रहा है, वहां से शवों को निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पर अब जिंदा किसी के रहने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि ये दलदल ऊपर जो दिख रहा है यहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। जाहिर सी बात है अगर इस दलदल के अंदर हैं लोग समाये हैं और यहां पर ना तो अभी जेसीबी पहुंच सकती है, ना ही कोई दूसरी मशीनें पहुंच सकती हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये दलदल सूखता नहीं है तब तक मशीनें अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मशीनें अंदर जाएंगी तो उनको भी धंसने की खतरा है। और किसी को नहीं मालूम है कि कितना ऊंचा दलदल आकर के यहाँ पर जम गया है, ऊपर से सूखा दिखाई दे लेकिन जैसे दबाव पड़े तो वो कहां तक जा सकती। तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रस्सी के सहारे आप अगर थोड़ा तो सा ब्रिजेश, जिस तरीके से अभी आपने मलबे का जिक्र किया, पूरा एनडीआरएफ ब्रिजेश
ब्रिजेश, जिस तरीके से अभी आपने मलबे का जिक्र किया और आप बार बार ये हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो मलबा जहां पर इकट्ठा हुआ है दलदल भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है, क्योंकि अब तो 5 दिन बीत चुके हैं, तो क्या ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि क्या अभी और हफ्ते भर का वक्त लग सकता है बचाव राहत कार्य में? देखिए सुरभि, अभी इसमें एक लंबा वक्त लगने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऋषिगंगा से, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वो पूरा तबाह हुआ और वहां से भी लोग बहे हैं। 40 से 50 लोग वहां से भी गायब है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से लेकर इस तपोवन प्रोजेक्ट तक, इससे हाइट में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, वहां से जो बहे वो आकर के धौलगंगा में मिल करके वो यहाँ तक आए, और यहाँ से जो लोग बहे वो अभी आगे तक जा सकते हैं। तो ये और चारों तरफ आप जरा, मैं आपको कहूंगा तस्वीर दिखाएं, तो चारों तरफ देखिए आपको मलबे का ढेर ढेर दिखाई देगा। ये तो आपको ये तो आपको धौलगंगा की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें पूरी तबाही आई और कैसे एनटीपीसी का जो पूरा ये था पावर ग्रिड था, ये तबाह हो गया। लेकिन अब दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। अभी ये सूखा हुआ मलबा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े तादाद पर गीला मलबा है, और अगर यहां पर जब तक सर्च नहीं किया जाता तब तक शवों को खोजना लगभग नामुमकिन होगा। और तो और आप ये धौलगंगा का जो इतना चौड़ा ये देख रहे हैं पाठ, अगर ये जो है इसी में बहुत बड़े पैमाने पर सिल्ट जम गई है, और पता नहीं इसी सिल्ट में ना जाने कितने शव दबे हैं, उन्हें खोजना एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से केदारनाथ त्रासदी में हम लोगों ने देखा था कि 3-4 सालों तक न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चला बल्कि शवों को निकलने का सिलसिला रहा, कुछ इसी तरह का हालात यहां पर भी होने जा रहे हैं। कम से कम ये बात मान के चलिए कि अगर हमारा अपना अनुमान है कि अगर आप इस पूरे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से लेकर के अगर इस तपोवन टनल के आगे तक अगर कोई भी सर्च ऑपरेशन अगर 100% चलता है तो ये 6 महीने से 1 साल तक का समय इसमें लग सकता है। तो ये कोई आज की बात नहीं है कि आज ही तो, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि इस टनल के ये जो जहां पर एनडीआरएफ के आप जवान देख रहे हैं, और सामने आप एक सूखा हुआ एक सीमेंट का एक पूरा लंबा वो टनल देख रहे हैं। दरअसल ये वो मुख्य टनल है जिसके अंदर 35 से 40 लोग होने की अभी भी संभावना है, और उनके जीवन की संभावना इसलिए भी है क्योंकि इस टनल ये 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है जो अंदर जो है ये पूरी टनल चल रही है, और ऐसे में यहाँ पर किसी एक हिस्से पर ऑक्सीजन भी हो सकती है, और कम से कम अगर लोग फंसे हैं तो उनको जो है निकाला भी जा सकता है। और जो अभी 5 दिनों से जो लगातार रेस्क्यू टीम्स के अभियान चल रहे हैं, वो दरअसल अभियान उसी टनल के अंदर लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि एकमात्र इस पूरी आपदा में त्रासदी में केवल एकमात्र उम्मीद की किरण इसी तपोवन की टनल के अंदर है कि जहां 35 से 40 लोग जो फंसे बताए जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई जीवित होता है तो ये महज एक करिश्मा होगा, क्योंकि 5 दिनों से टनल के अंदर दोनों तरफ से टनल में मलबा भरा हुआ है। बीच में क्या स्थिति है अभी किसी को नहीं मालूम है। अभी तमाम रेस्क्यू एजेंसियां 180 मीटर अंदर गई हैं, उसके बाद मुख्य टनल जिस बड़ी टनल में जाकर के जो है उन्हें दाखिल होना। तो ब्रिजेश, आपसे इस बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे, टनल के अंदर हाई डेफिनेशन कैमरों को। जी ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपने तो यहाँ पर बचाव राहत कार्य में जो जवान जुटे हुए हैं और इतने दिनों से लगातार डट करके काम कर रहे हैं, जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जब उनसे बातचीत की तो उन्हें किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चुनौती तो जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके समक्ष ये पूरा मलबा इस दलदल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वो मुख्य टनल के अंदर भी, अब आप सोचिए कि 5 दिनों से उस टनल को 24 घंटे 1 मिनट भी उस टनल के अंदर काम बंद नहीं हुआ। टनल को खाली करने का काम 24 घंटे हो रहा है। जैसे यहां से सूखा मलबा लेकर के जैसे भी बाहर जाती हैं, अंदर से पानी का सैलाब बाहर आता है और वो मलबे को एक दलदल में तब्दील कर देता है। तो वो एक बड़ा टिपिकल टास्क है। 180 मीटर अंदर तक 5 दिनों में महज 180 मीटर अंदर तक आप मलबा हटा पाए हैं, और अभी तो 2 से 2.5 किलोमीटर जो मेन टनल है, आपको उस टनल का जाने का पहली बार तो रास्ता ही बंद हो चुका है, तो उस रास्ते को ड्रिल करके खोला जा रहा है। अगर वो रास्ता खुलता है तो एक बड़ा खतरा उनके समझ ये है कि अगर अंदर पानी का सैलाब है तो वो पानी का सैलाब टनल के अंदर दरवाजा खुलने के साथ ही आ सकता है और उसके बाद कोई ट्रेजेडी हो सकती है। तो ये दोहरे खतरे हैं। तो बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बावजूद इसके ये जो देवदूत है ये दिन रात जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और
एक एक कदम बिल्कुल एनडीआरएफ का ब्रजेश, तो अपना लगातार नारा हम ही भी है कि यही अगर देख रहे हैं और एक अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जवान है वो लगातार डटे हुए 5 दिनों से, और जो जिंदगी की जंग है एक तरीके से, जो लोग मलबे पे फंसे हुए उनको बचाने की कोशिश लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये लगातार जो जिंदगियां फंसी हुई है 5 दिनों से राहत बचाव कार्य अब भी जारी है और इसी पर निगाहें लोगों की टिकी हुई है कि आखिर कितना लंबा ये प्रोसीजर चलेगा और कब तक ये जिंदगी इसी तरीके से बाहर निकाली जाती रहेंगी। खबर हरिद्वार से है जहां पर मौनी अमावस्या का पावन स्नान आज हो रहा है। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। महापर्व में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। टीम लगातार लोगों का कोविड-19 टेस्ट करा रही है। तो ऐसे में सीएमओ का ये कहना था कि जो कोविड-19 का टेस्ट है उसके लिए जो आदेश जारी किए गए थे उसका पालन भी ठीक तरीके से करवाया जा रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं का ये जन सैलाब है जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। तो गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दूर दूर से और हरिद्वार को बेहद अहम जगह माना जाता है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो ऐसे में गंगा में जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए मौनी अमावस्या, तो कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच भी जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ के स्नान की शुरुआत होती है तो ये दूसरा स्नान बताया जाता है और बेहद अहम आज का स्नान माना जाता है। तो श्रद्धालु आज स्नान घाट पर हर हर महादेव और गंगा मैया के जयकारों से गूंज उठा है। और ऐसे में जो कोरोना टेस्ट की भी हम बात करें तो कोरोना टेस्ट भी लोगों का करवाया जा रहा है। इससे पहले भी ये निर्देश जारी किए गए थे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो पहले से ही अपना कोविड टेस्ट करवा कर यानी 72 घंटे पहले की रिपोर्ट अपने साथ लेकर के आए। और जिन श्रद्धालुओं का अगर टेस्ट नहीं भी किया गया और आसपास के लोग हैं तो उनका भी टेस्ट लगातार किया जा रहा है। टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तभी उन्हें आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे इजाजत दी जा रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गंगा स्नान करके। आज पुण्य मिलता है, आज के दिन नहाने से मोक्ष प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है। व्यवस्था भी अच्छी है, पुलिस शासन सब सहायता कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अमावस के पुण्य पर्व पर मैं उज्जैन महाकाल की नगरी से पवित्र गंगा जी की नगरी हरकी पेड़ी पर स्नान करने आया हूँ और महाकाल और माँ नर्मदे हर घर गंगे से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो। जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है उसका सबको स्वास्थ्य लाभ मिले। कोरोना का है, मास्क लगा के हम लोग आए हैं। जी मौनी अमावस्या का स्नान में आया। सर्वप्रथम मैंने गंगा का स्नान किया, दीपदान किया, बहुत अच्छा लगा। शब्दों में बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग यहाँ बहुत अच्छा, पुलिस के भाई लोग जितने हैं सब यहाँ सब हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही यहाँ पे। देखिए आज जो मौनी अमावस्या का स्नान है इसके पर्व पर 6 जून और 24 सेक्टर में संपूर्ण कुंभ मेला क्षेत्र को ड्यूटी क्षेत्रों में बांटा गया और इसमें हमारे एडिशनल एसपी और सीओ रैंक के ऑफिसर्स इसमें लगाए गए हैं। अभी तक अच्छे भलीभांति मेला चल रहा है। कोविड नियमों का भी प्रयास किया जा रहा है कि भरसक इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए इसमें बेसिकली जो गाइडलाइन है ये कुंभ मेले के दौरान के लिए भारत सरकार की ओर से दी गई है। अभी क्योंकि हमने पूरा कोविड गाइडलाइन को पालन हम लोग कर रहे हैं और एसओपी जो भी भारत सरकार के द्वारा है या उत्तराखंड सरकार के द्वारा है या कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा अभी सैम्पलिंग टीम हमारी लगाई गई है जो प्राइवेट भी है, सरकारी है और ख़ासकर मेला के लिए स्पेशली 30 टीम अलग से लगाई गई हैं। हमारे काफ़ी जगह स्क्रीनिंग का हो रहा है, हर बॉर्डर पे है, जो कोई भी आएंगे तो बिना स्क्रीनिंग का ही नहीं आ सकते हैं। या यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जगह हमारी स्क्रीनिंग वाली टीम है। हमारे मेडिकल टीम भी 20 मेडिकल टीम बनाए गए हैं। और तो मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर देश भर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता सुमित सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। अमावस्या का स्नान है, सुबह से ही लोगों को श्रद्धालुओं का तांता हरिद्वार में लगा। माँ गंगा में स्नान कर लोग पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। आज सुबह से ही लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां शासन प्रशासन के द्वारा मौनी अमावस्या के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से तैनात है।
यहाँ जो कोविड के लगातार जो रैंडमली टेस्ट भी किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो आने वाले श्रद्धालुओं का रैंडमली कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। और बात करें श्रद्धालुओं की, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, जो मास्क नहीं जिन्होंने लगाए हुए उनको चेतावनी दी जा रही है और उनके कहीं ना कहीं चालान भी काटे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के द्वारा यहाँ पर आने वाले सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेटल डिटेक्टर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर लोग आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो उनको पूरी तरह से उनकी निगरानी भी की जा रही है, निगरानी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पर, क्योंकि कुंभ का दौर है और कुंभ के चलते तमाम जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और ट्रैफिक के नियमों को भी पूरी तरह से पूरा लागू किया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के पूरे पूर्णतः इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।